चल आज जमकर पढ़ते हैं, चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। चल आज जमकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को हासिल करते हैं। क्या पता कल शायद कोर्स में तुम्हारा भी जिक्र हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी, तो क्लास 10 की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ रहे थे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानी कि हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो उस चैप्टर में हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हमने काफी अच्छे से उसको निपटारा किया कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता कैसे है। हमने यहाँ तक तो उसमें ये भी पढ़ा कि द्विबार जनन क्या होता है, जिसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोला। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से समझ पा रहे परागकण यानी कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर किस तरीके से लैंड किया था, और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जिसको हम परागण की प्रक्रिया पॉलिनेशन बोला था, वहां से क्या बन रहा था, पोलन ट्यूब बना था। फिर पोलन ट्यूब इंटर करा था माइक्रोपाइलर से ना भाई, वहां पर निषेचन की प्रोसेस हमने डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर से संबंधित, यानी कि पुष्पी पौधों में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन की बात कर लेते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा चैप्टर, बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं। तो आप अच्छे भी होंगे, समझ पा रहे हैं आप, अपना ध्यान रख रहे होंगे, आप एकदम बढ़िया होंगे। क्या भाई आपका क्या हाल रहता है, कैसे मतलब आपका भी बहुत सारा चिंता रहता है। तो हमने सोचा कई दिन हो गया था वीडियो बनाया, हमने सोचा भाई आपको एक वीडियो जो है लेक्चर दे दिया जाए ना, तो जिससे आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते रहें। बाकी वीडियो तो आपको रेगुलर मिलेगा, कुछ इश्यूज के कारण डियर स्टूडेंट वीडियो में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, लेट आ जाता है, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं। हमको चीज़ों को काफ़ी डिटेल में तक पढ़ना है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो शिद्दत से हम पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे ह्यूमन, बना लेना हेडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई ना। यहाँ पे लाइट मार रहा होगा, चमक रहा होगा ना, थोड़ा सा उसके लिए हम व्यवस्था कुछ करते हैं आपके लिए। तो हम बात करेंगे चैप्टर अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है मानव जनन। आज हम मानव में जनन पढ़ने वाले हैं। जो कि कक्षा 10 के बच्चे जो हैं, हाई स्कूल के बच्चे, इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, कहते हैं ये क्या चीज आ गया। मानव जनन भाई एकदम सिंपल चीज है, ये भी आपके बॉडी से संबंधित एक पार्ट है ना भाई। जैसे आप जो भी सिस्टम पढ़ते चले आए, जैसे हमने जो जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, यानी जो अभी ये भी लाइफ प्रोसेस ही है देखा जाए तो। अभी लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम ना भाई। अरे भाई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े, पढ़े थे ना भाई। उत्सर्जन तंत्र तुमने पढ़ा, काफी मतलब सिस्टम तुमने बॉडी में देखा, किस तरीके से किडनी काम कर रहा है, लंग्स कैसे, फेफड़ा कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा किस तरीके से तुम्हारा खाना कहाँ जा रहा होता है, किस तरीके से गट में, आहार नाल में क्या क्या चीजें हो रही थी, काफी अच्छे से हम पढ़ रहे थे। तो ये भी जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, बॉडी से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, एक तंत्र है, जिसको हम जनन तंत्र के रूप में समझते हैं। तो ये भी क्या है, शरीर से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं इसको लेकर के। अरे भाई इस चीजों को जानो और समझो, इसको कोरिलेट करके अपने लाइफ में अच्छा करने का प्रयास करो। चीजों को जरूर समझो, पहली बात तो इसको अच्छे नजर से, अच्छे वे में इसको पढ़ने का प्रयास करना। जो चीज ना समझ में उसको पूछना, और ऐसा नहीं कि आपको कोई वर्ड अगर इसमें आपको ऐसा मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई दैट्स नॉर्मल चीजें हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। अगर तुमको शरीर से जुड़े हुए पार्ट को पढ़ने में अगर तुमको शर्म आ रही होगी, कोई मतलब नहीं तुमको जीव विज्ञान पढ़ने का, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। आई होप आप शिद्दत से पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन की। तो देखते हैं मानव जनन क्या होता है, ध्यान से देखना।
तो पता है आपको भाई, जैसा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं ना भाई। तो हम ह्यूमन बींग्स में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें जो हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा कंटेंट होगा, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो होगा वो हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करें। किसमें बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हमारी कहानी जो है पूरी चलने वाली है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं जनन तंत्र। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, जनन तंत्र कहते हैं। तो जनन तंत्र के बारे में अगर हम देखें तो तुमको पता है जनन तंत्र में भी दोनों में पढ़ा जाएगा ना, नर जनन तंत्र नर में और मादा जनन तंत्र किस में पढ़ा जाएगा, मादा में पढ़ा जाएगा। तो बात कहाँ कहाँ हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना, हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। ध्यान से देख लो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र की बात करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, नर जनन तंत्र कहते हैं ना भाई। बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि हिंदी में मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, मादा जनन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे हैं। तो भाई हम जो पढ़ेंगे नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मादा जनन तंत्र। आज हम काफी डिटेल में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम आगे फिर डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से गैमेट बनता है। मेल में बातें करेंगे मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया, फीमेल में फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया। मेल में यानी शुक्राणु गैमेट ना, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जिसको शुक्राणु जनन कहेंगे। काफी डिटेल में पढ़ने वाले, घबराना बिल्कुल नहीं है। वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो छोड़ के जाओगे तो लास्ट में मत कहना कि भाई हमको नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं कहना। करना क्या है, आपको लास्ट तक मुझे देखना है। वीडियो लंबा हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, कैसे वीडियो में इतना लंबा लंबा लेक्चर बना रहे हैं, लंबा लंबा बना रहे हैं तो लंबा लंबा भाई पढ़ो देर तक, क्या दिक्कत है, समझ पा रहे हो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो 2 बार देख लो, 2 बार वीडियो देखो, एक बार आधा देखो, फिर उसके बाद टाइम मिले तब देखो। लेकिन हमें ख्याल से देख सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर तो देख लेते हो। देखो कितना देर तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। बात करने वाले हैं पहला यानी कि सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम जरा बातें कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। बात करेंगे डियर स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप हेडिंग बना लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र जो होता है इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना, यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो पहला होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, यानी कि जिसको बोला जाता है इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान से देखना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हिंदी में कहा जाता है इसको हम प्राथमिक जनन अंग। क्या कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नंबर 2 जो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हाँ ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि जिसको कहा जाता है हिंदी में द्वितीयक जनन अंग। लिख लेना पूरा, एक एक करके चीजें को नोट करते चलना ध्यान से। अगला जो पढ़ने वाले हैं नंबर 3 एक्सेसरी। क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट,
एक्सेसरी सिक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सिक्स मतलब सहायक, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं सहायक जनन अंग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सहायक जनन अंग। 3 पढ़ने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड बात करेंगे द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, थर्ड बात करने वाले हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जिसको कहा जाता है सहायक जनन अंग। तो पहली बात तो हम इसको एक फिगर में पहले समझ लें, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि प्राथमिक जनन अंग होता क्या है ना भाई। फिर ये भी जान ले तो ये जनन अंग क्या होता है, फिर सहायक भी जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लें इसके बारे में, थोड़ी जानकारी रख लेंगे जिसे आप फिगर जब बनाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी हमने फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, पहले इसको समझो। प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, ध्यान से देखना। प्राथमिक जनन अंग जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, ऐसा जनन अंग होता है जिसमें, समझ पा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा गोनाड प्रेजेंट होता है। यानी कि जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं वो जनद अंग यानी कि होते हैं, गोनाड्स होते हैं। यानी जो आपके गोनाड होते हैं, कह सकते हैं GONAD, यानी गोनाड को हिंदी में कहा जाता है जनद। जो आपका जनद होता है यानी कि नर में नर जनद, मादा में मादा जनद। जिसमें नर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर जनद अंग का नाम बताओ कमेंट करके, आपको पता होगा क्या है भाई। नर जनद टेस्टिस, हाँ है ना, यानी कि टेस्टिस जिसको हिंदी में कहा जाता है वृषण, हाँ वृषण। ये जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, ये नर का क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। क्या है या प्राथमिक जनन अंग, यानी कि जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा करते हैं। अब क्या है, ध्यान देना, जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें जो होता है एक प्रक्रिया होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। दैट इज द गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस कहा जाता है। यानी कि इनमें क्या होता है, युग्मक जनन, ध्यान देना, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, ध्यान देना, लिख लेना इसको, होती है। यानी कि कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, ध्यान से देख लो, टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया प्रेजेंट होती है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। समझ पा रहे हो? अब भाई अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में कौन सा गैमेट होता है, मेल गोनाड तो तुमको पता है टेस्टिस है। अब टेस्टिस से कौन सा गैमेट निकलता है, स्पर्म, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, शुक्राणु। अब भाई जो शुक्राणु होता है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनेगा ना, युग्मक जनन, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन कह देंगे। क्या कह देंगे, लिख लो, शुक्राणु जो होगा किस प्रक्रिया द्वारा बनेगा भाई, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। लिख लो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लिख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि भाई द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कुल मिला के शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो ये तुम्हारा जो है प्राथमिक जनन अंग के बारे में कहानी थोड़ी बहुत हमने समझा, अरे समझा कि नहीं भाई, पहले बताओ हाँ या ना। अभी हम चित्र में देखेंगे वृषण कैसे होता है, कैसे दिखाई देता है, सब समझने वाले हैं, थोड़ा सब्र रखो। समझ पा रहे हो? तो ये रहा आपका प्राथमिक जनन अंग। अगर वही हम बात कर ले द्वितीयक जनन अंग की, ध्यान देना, अगर हम वही बात करें द्वितीयक जनन अंग की, तो भाई जो द्वितीयक जनन अंग होता है इसके अंतर्गत जो आते हैं आपकी जितने भी वाहिनियां आती हैं, जो भी डक्ट्स वगैरह आते हैं, यानी कि जितने भी डक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके जो डक्ट्स होंगे, डक्ट्स मतलब जो भी वाहिनियां, यानी कि जिसको नलियां बोल सकते हो, जितनी भी नलियां आएंगी, जैसे शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका ना भाई, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमस ना भाई, अरे ये सब आएगा इसमें। और इसके अलावा आप यहाँ पर जानेंगे ना, यहाँ पर आप जानेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ पा रहे हो, ये जो होंगे आपके ना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक जनन अंग ऐसे जनन अंग होते हैं जिसके अंतर्गत
वाहिनियां आती हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत नलिकाएं वाहिनियां जिसको डक्ट्स बोलते हैं उसे बोलते हैं द्वितीयक जनन, जिसके अंतर्गत क्या आती है, वाहिनियां आती हैं ना भाई। अगर नर की बात है तो नर में कौन कौन सी वाहिनियां पाई जाती हैं, हमने बताया भाई कौन सी वाहिनियां, वास डिफरेंसिया, अगर बात करें तो वास डिफरेंसिया है, और क्या कह सकते हैं, वास डिफरेंसिया कह सकते हैं, अरे भाई कह सकते हैं कि नहीं, और क्या आ सकता है इसमें, एपीडिडाइमस आ सकता है, अरे भाई आ सकता है एपीडिडाइमस, अधिवृषण जिसको कहा जाता है, एंड इसमें आपका रेटी टेस्टिस भी आ सकता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्या आ सकता है, रेटी टेस्टिस भी इसमें आ सकता है। तो ये जो आपके हैं, यानी कि वास डिफरेंसिया है हो गया, वास डिफरेंसिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, रेटी टेस्टिस हो गया, ये जो होंगे आपकी द्वितीयक सेक्स ऑर्गन, यानी जिसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत आने वाली चीजें होंगी ना। कहने का मतलब द्वितीयक जनन अंग ऐसे होंगे जिसमें अंतर्गत क्या आएंगे, डक्ट्स आएंगे, जिसके अंतर्गत जो नलियां आएंगी वो क्या होंगे, द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। अरे भाई समझ पा रहे हो, तुमको ही कह रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना ना भाई। बढ़ जाते हैं आगे, देखो आगे नंबर 3 यानी कि हम बात कर लेते हैं जिसको कहा जा रहा है सेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जिसको सहायक जनन अंग बोला जा रहा है। ध्यान देना भाई, सहायक जनन अंग क्या होगा भाई, सहायक जनन अंग जो होता है ऐसा जनन अंग जिसके अंतर्गत तुम्हारे क्या आती हैं, सहायक ग्रंथियां आती हैं भाई, इसके अंतर्गत क्या आएंगी, ग्लैंड्स आएंगी ना भाई, सहायक ग्रंथि यानी ग्लैंड जो भी ग्रंथियां होंगी वो सब किसमें आएंगी, सहायक जनन अंग के अंतर्गत आएंगी। अब नर में भाई कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, समझ लो, नर में एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना भाई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, सेमिनल वेसाइकल हो गया, देन इसके बाद लास्ट काउपर्स ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, सब आप फिगर में समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ सोचना इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश कहाँ से आ जा रहा है, इंग्लिश हिंदी इसका एक ही है क्या मतलब, कुछ लोग हिंदी के चक्कर में पड़े रहते हैं भाई, आगे सबको इंग्लिश ही पढ़ना है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा कोशिश करो ना, चीजें क्लियर होंगी। अगर समझ पा रहा हिंदी भी रहा कर तो बुक से देख लिया करो, बाकी हम हिंदी मैक्सिमम बताने का आपको प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं हिंदी नहीं बताते, समझ रहे हो ना भाई। तो हमने बताया कि जो आपकी ग्लैंड्स हैं जो कि सहायक जनन अंग के अंतर्गत आने वाली ग्लैंड्स जिसको हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हमने बताया 3 ग्रंथि हम पढ़ेंगे। अभी हम जब फिगर आपको बना के दिखाएंगे तो आप एक एक चीजें को रिलेट कर पाएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, बस ऐसे थियरी थोड़ा सुन लो, इसको जरूरी है ना थोड़ा सा। देखो तो हमने बताया क्या कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसके अंतर्गत 3 जोड़ी ग्रंथियां, यानी कि हमने बताया पहला जो होता है इसके अंतर्गत आता है आपका सेमिनल सेमिनल वेसाइकल आता है, क्या आता है भाई, सेमिनल वेसाइकल आता है। देन सेकंड जो आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ध्यान देना प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। देन थर्ड जो होता है इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, जिसको एक नाम और बोला जाता है बल्बो बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी, मतलब कि इसके अंतर्गत 3 ग्रंथि आ रही है, नंबर 1 सेमिनल वेसाइकल, नंबर 2 जो है प्रोस्टेट ग्रंथि है, नंबर 3 काउपर्स ग्लैंड है, इसी को एक नाम और दे रहे हैं, इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपकी सहायक ग्रंथियां जो कि पाई जा रहे हैं ना भाई, ये क्या करती हैं, जनन में सहायक होती हैं, जिसको हम सहायक जनन अंग बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसके अंतर्गत थोड़ा सा चीज अगर और जानना चाहो तो यहीं पे थोड़ा सा चीज जान लो, क्योंकि थोड़ा जरूरी हो जाता है, अभी आगे हम बताएंगे भी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो सेमिनल वेसाइकल है, उसके बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बाद अगर बात करें काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल रहे हैं ना भाई, ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं ना भाई, ध्यान से देखना, ये जो तीनों प्रकार की ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं मिल करके, ध्यान से देखना, ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां मिल करके सीमेन प्लाज्मा का निर्माण करती है, ध्यान देना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन प्लाज्मा। अब आप सोच रहे हो ये क्या बला है, ये क्या बला है, घबराओ मत, सब बता रहे हैं, बिल्कुल मत घबराओ, समझ पा रहे हो, सीमेन प्लाज्मा, अथवा इसी को क्या नाम देते हैं जानते हो भाई,
इसी को हम बोलते हैं ना, इसी को हम सीमेन भी कहते हैं शॉर्टकट में। सीमेन यानी कि हिंदी में कहा जाता है इसको वीर्य कहा जाता है, समझ पा रहे हो ना, हिंदी में इसको वीर्य कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में सीमेन प्लाज्मा तो सीमेन कह रहे हैं। यानी कि वीर्य के निर्माण में ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां जो है वो सहायक होती हैं, जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, कार्पस ग्लैंड। यानी कि तीनों ग्लैंड का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। एक्चुअल क्या होता है, तीनों ग्रंथियों का सिक्रीशन होता है, समझ पा रहे हो। अगर हम देखें तो इनकी जो यानी कि जो एक बार इजैकुलेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, एक बार जब स्पर्म रिलीज किया जाता है, एक बार इजैकुलेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ध्यान से देखना, शुक्राणु की मात्रा उसमें केवल 5% के आसपास देखी जाती है, ध्यान देना। बाकी जो सारा कंटेंट होता है वो इसी का होता है, यानी कि सारा चीज क्या होता है, उसमें सीमेन ही होता है। टोटल मिला के अगर बात करें तो आपका 95% इसकी मात्रा होती है। एंड अनदर बात करें, उसमें केवल 5% आपका क्या होता है, सीमेन होता है। बाकी 95% क्या होता है उसमें आपका, समझ पा रहे हो, सीमेन होता है। बाकी 5% क्या होता है आपका, शुक्राणु होता है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, वृषण के अंदर बनता है। कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब समझेंगे फिगर में। तो आई होप आपको इतना चीज तो आपको आइडिया थोड़ा सा लग गया होगा, या फिर हम पढ़ेंगे क्या, इसमें देखने क्या वाले हैं, समझ पा रहे हो ना भाई। अब आपको एक फिगर बनाना है, यानी जो कि एक सरल सा फिगर होगा, नर जनन तंत्र का फिगर है। अब इस फिगर से आप क्या कर पाएंगे, और अच्छा चीजों को समझ पाएंगे ना, और अच्छे तरीके से चीजों को क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे ना भाई। तो आप क्या करेंगे, साथ के साथ फिगर बिल्कुल आपको बनाना है ना भाई। तो बनाते हैं फिगर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फिगर बना लेने हैं, 2 टेस्टिकल बना लेने हैं ना भाई, 2 टेस्टिकल है। अब इधर हम बनाए ताकि आपको ना चमकीला ना लगे, कि आपको 2 टेस्टिकल बना लेना है इस तरीके से। आप भी साथ के साथ बनाना फिगर ना, ऐसा मत, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको फिगर नहीं बनाने आया। तो देखो ये बना फिगर, और इस तरीके से आपको यहाँ पर बना देना है क्या, वास डिफरेंशिया, इस तरीके से दिखा देना है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बनाना है यूरिनरी ब्लैडर ना, इस तरीके से, ये देखो ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे प्रोस्टेट का सिक्रीशन बना दो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएंगी यहाँ तक। अब ये किसमें ओपन होगा, किसमें ओपन होगा भाई, पेनिस में। तो यहाँ पे पेनिस बना देना है इस तरीके से। कभी कभी तो आपके पेपर में चित्र बनाने के लिए आ जाता है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं इसका चित्र बनाया कैसे। चित्र एकदम सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं साथ के साथ। मार्कर देखो सही से चल नहीं रहा है, क्योंकि इंक जो है समाप्त हो गया है, जिस वजह से जबरदस्ती इसको चलाया जा रहा है ना भाई। तो देखो बन गया, अरे दिख तो रहा है भाई, दूसरा मार्कर लेते हैं, ये देखो बना लेना। ये क्या है आपका, अभी हम जो बना रहे हैं पेनिस का स्ट्रक्चर है। पेनिस जो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंतर्गत आपकी मसल्स इसमें बहुत सारी होती हैं, इसमें बोन्स नहीं होती है ना। इस तरीके से को आप बना सकते हैं। अरे बना रहे हो कि नहीं, बना रहे हो ना, बनाओ, बना लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इस तरीके से होता है, ये आपका क्या है, सेमिनल वेसिकल है। और यही सेमिनल वेसिकल आगे चल कर इसमें खुल जाता है,
और यहीं पे क्या होता है नीचे की तरफ आपका, ध्यान से देखना, एकदम नीचे जो होता है यहाँ पर आपका काउपर्स ग्लैंड होता है ना भाई। देखो और एक चीज यहाँ पे बना देना है, अब यूरिनरी ब्लैडर होगा तो किडनी से क्या निकल के आया होगा, बताओ कमेंट करके। लास्ट में किडनी से क्या निकल के इसमें इंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेटर इंटर, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी बना दो, यहाँ पे ऐसे बना दो, ये देखो मूत्रवाहिनी। समझ पा रहे हो ना फिगर, बस आपको चीजों को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो फिगर आपको आसानी से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिगर बनाने में। देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर भी तैयार, सॉरी यूरेटर भी तैयार इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर ये आपका क्या है ना, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु वाहिनी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दो, एपिडिडाइमस दिखाना है ना, देखो देख लो फटाक से, स्पर्मेटिक कार्ड, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको फिगर बहुत शिद्दत से बनाना है, क्योंकि फिगर जब तक अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक चीजों को, समझ पा रहे हो। ये हमने बनाया और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, ध्यान से देख लो फटाक से। यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारा, समझ पा रहे हो, बहुत सारी नलियां होती हैं जो कि इसी टेस्टिस के अंदर इस तरीके से क्या होती हैं, समझ पा रहे हो, इस तरीके से क्या होती हैं, बहुत सारी नलियां आपस में लपेटी होती हैं और आगे चल कर के ये एक नली में खुल जाती है ना भाई। और जो नलियां बहुत सारी अभी देख पा रहे हैं इसमें, अभी हमने जो बनाया गुचमुचा करके, इन नलियों का नाम भाई क्या है, लिख लेना, जान लेना, याद कर लेना। इन नलियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम है सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसको कहते हैं, ध्यान से देखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इधर भी है इधर भी है, ध्यान देना। अगर बात करें तो ईच टेस्टिस में यानी कि एक टेस्टिस में बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो संख्या होती है ये 250 के आसपास होती है। आप इसको याद कर लेना, जान लेना कितना होता है एक टेस्टिस में, 250 होता है, दोनों मिला करके, समझ पा रहे हो, 500 यानी 500 के आसपास क्या होता है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की में कहानी देखी जाती है, यानी कि जो शुक्राणु बनने की जो कहानी होती है इसी के अंदर देखी जाती है। क्योंकि जब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा संख्या में है, ध्यान से देखना। अब अगर यहाँ से एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, धागे के जैसा निकलेगा, एकदम धागे के जैसा। सपोज करो अगर यहाँ पे बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से है टेस्टिकल में, अगर इसको निकालेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे धागे के जैसा निकलेगा। आप इसको देख सकते हैं, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा धागे के जैसा। अब उस धागे को अगर काटे तो, अगर उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या करें, इसका हम टीएस सेक्शन काटे, टीएस सेक्शन मतलब समझ पा रहे हैं, अनुप्रस्थ काटे तो क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखना। अब इसी के अंदर सारी कहानी हमको देखने को मिलती है, यानी कि जो भी कहानी है सब इसी के अंदर पड़ी है। यानी कि इसको जैसे ही हम यहाँ से निकाला इस तरीके से दिखाई दिया, और इसको हमने पट्टी से काटा, भाई टीएस सेक्शन काटा इसका हमने देखा। तो जब इसको हम जूम करके देखते हैं, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, टेस्टिस के अंदर से एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाला, उसको हमने काटा, क्या काटा, उसका अनुप्रस्थ काट, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। उसमें दिखाई क्या दिया, जब उसको हमने झांक के देखा माइक्रोस्कोप में तो हमको इसमें कुछ संरचनाएं दिखाई दी। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को समझना। तो ये देखो, पहले इसमें आप जब झांक के देखेंगे, जब आप जूम करके इसको देखेंगे तो आपको दिखाई क्या देगा, ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ सेल्स दिखाई देती है इस तरीके से ना भाई, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स दिखाई देती है। इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, है ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल किसके अंदर है, समझ पा रहे हैं किसके अंदर है भाई। हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाला, उसका अनुप्रस्थ काटा तो देखा उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स इस तरीके से बंडल के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल अथवा क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्रजन कोशिका, क्या कह सकते हैं इसको हम,
शुक्रजन क्या कह सकते हैं, कोशिका कहते हैं, लिख लेना, हिंदी जानते रहना, शुक्रजन कोशिका। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा और भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पर जो दिखाई देता है, अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स दिखाई देती हैं इस तरीके से, इनका नाम जो है ध्यान से देखना, ये जो सेल्स हैं इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम जो होता है सरटोलाई सेल, ध्यान देना, जिसको सरटोली सेल बोला जाता है। सरटोली सेल क्या होती है, इस तरीके से समझ पा रहे हैं, बगल बगल लगी है। इसके अलावा ध्यान से देखना, इसके अंदर की तरफ यानी कि इसके बीचों बीच जो पाई जा रही हैं, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनियस सेल हैं, इनके बीचों बीच जो सेल पाई जाती हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है लीडिंग सेल। लिख लेना, जान लेना, इनका नाम क्या होता है, लीडिंग सेल होता है। क्या होता है भाई, लीडिंग सेल। हिंदी में भी इसको हम कहते हैं लीडिंग कोशिका कहा जाता है, इसको जानते रहना। अब इसमें कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है, जो सर्टोलाइज सेल होती है इसका काम क्या होता है, खाना देना। खाना किसको देना, तुमको थोड़ी ना खाना देगी भैया, तुमको सर्टोलाइज सेल खाना देगी। सर्टोलाइज सेल किसको खाना देगी, शुक्राणु बनना है, क्या करना है, स्पर्म बनना है। तो स्पर्म जब बनना है भाई, तो स्पर्म बनने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा, एक उसको खाना पीना चाहिए होगा, तभी तो स्पर्म आगे बनेगा, तभी तो स्पर्म आगे डेवलप कर पाएगा। तो शुक्राणु बनने के लिए उसको जो फूड मटेरियल, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपका जो सर्टोलाइज सेल होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी लीडिंग सेल है, इनका काम क्या होता है, ये हार्मोन से रिलीज कराती हैं। क्या करती हैं, हार्मोन से निकलता है इनसे। और जानते रहना, जो लीडिंग कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उनका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ध्यान देना, इसको लिख भी लेना, इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, लीडिंग सेल से निकलता है। अब लीडिंग सेल से तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, और सर्टोलाइज सेल क्या कर रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। किसको दे रही है, स्पर्मेटोगोनिया सेल को। यहाँ पर जो हमने बनाया है इस तरीके से बंडल के फॉर्म में, इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब भाई स्पर्मेटोगोनिया सेल को आखिर खाना क्यों चाहिए, क्योंकि यही स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे चल करके किसमें बदलना है, इसी को स्पर्म में बदलना है। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है वही आगे चल करके शुक्राणु में बदलता है, स्पर्म में बदलता है। और वही स्पर्म में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कह रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कह रहे होते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होगी उसी को ना शुक्राणु जनन कहेंगे। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो ना, आखिर होता कैसे है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके अंदर घुस के। हम क्या किए, फिर से समझो, हमने यही कहा कि आपका जो टेस्टिस के अंदर है, हमने बताया कि बहुत सारा नली पाया जाता है, बहुत सारा डक्ट पाया जाता है, और ये आगे चल कर इस तरीके से बहुत सारा गुच्छे गुच्छे के फॉर्म में पाया जाता है। और इसको हमने जब समझ पा रहे हैं टेस्टिस के अंदर से निकाला, यानी कि जो टेस्टिस के अंदर से जब निकाल के देखा तो लगभग एक टेस्टिस में 250 के आसपास आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा गया। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने लिया और इसको हमने काटा, इसका अनुप्रस्थ काटा। तो इसके अंदर जैसे ही हमने अनुप्रस्थ काट के देखा तो इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं यानी कि मुख्य रूप से हमको दिखाई दी। एक तो सर्टोलाई सेल दिखाई दी, और बीच में स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसके अलावा बीचों बीच क्या है, लीडिंग सेल है। लीडिंग सेल का काम हार्मोन निकालना, टेस्टोस्टेरोन। और तुमको पता होना चाहिए इसी हार्मोन से क्या होता है, नर हार्मोन इसी को कहा जाता है। यानी कि इसी हार्मोन से नर में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का विकास होता है। इसके अलावा जो मेल गुस्सैले टाइप के होते हैं, जो भी नर का गुण होता है, वो सब इसी हार्मोन की वजह से, इसी हार्मोन के कारण देखा जाता है, जो कि कहाँ से निकल रहा था, लीडिंग सेल से निकलता है। इसके अलावा एक चीज अभी हमने समझा, यहाँ पर क्या है, समझ पा रहे हैं, एक सेल पाई जा रहा है जिसको स्पर्मेटोगोनिया सेल बोल रहे हैं, और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है यही आगे चल करके स्पर्म में बदलेंगे, और वही स्पर्म बदलने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और उसके लिए इसको खाना चाहिए होता है, उसके लिए इसको अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है, और पोषण वो कौन देता है, आपका सर्टोलाई सेल देती है। देखो भाई कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमने मतलब कि
एक एक सेल का काम हमने समझा कि एक एक सेल का काम अपना अलग अलग तरीके से है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। आखिर जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ध्यान से देखो, जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल है तो उसमें होता क्या है, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल आखिर कैसे स्पर्म बदल जाते हैं, आखिर क्या क्या परिवर्तन होता है, आखिर कितना स्टेप होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं भाई। देखो, यानी कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल अगर हम बनाने का प्रयास करें तो इस तरीके से आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस तरीके से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल लगातार माइटोसिस डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं, ध्यान से देखना। और होता क्या है, उसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे की तरफ मूव करते हैं, भाई वो कहते हैं हम आगे जाएंगे। सपोज करो ये आपका एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये भाई खाना पीना खाएगा, अरे खानवा कौन देगा, खानवा ये देगा, साटोला ये सेला देगा। अभी हमने यहाँ पर इसका टीए सेक्शन काट के यहीं पे दिखाया है अच्छे से। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल काफी सारी हैं, यहाँ पे हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ये आपकी बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल आप देख पा रहे होंगे इसको। अब भाई ये क्या कर रही हैं, माइटोसिस डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ा रही होती है। माइटोसिस मतलब आप समझ सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा, जिसको बोलते हैं माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ा रही होती है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है यही आगे चल करके किसमें बदलता है, ध्यान से देखना, यही आगे चल करके आपका किसमें बदल रहा होता है, प्राइमरी ओसाइट में बदलता है। यानी कि प्राइमरी ओसाइट का मतलब होता है, ध्यान से देखना, प्राइमरी ओसाइट का मतलब होता है जिसको बोला जाता है प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका, सॉरी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ओसाइट मतलब अंडाणु केस में होगा, फीमेल वाले में, तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि यहाँ बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से देखना, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, लिख लेना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। अरे भाई कहते हैं कि नहीं कहते, पहले ये बताओ, कहते हैं ना। देखो अभी जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है, अब ये क्या करेगी भाई, इस तरीके से ये भी क्या करेगी, यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ है, अब इसी से मतलब यही ना बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो माइटोसिस की, इस तरीके से बहुत सारा बना, अब यहाँ से एक प्राइमरी ओसाइट यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस तरीके से आगे चल कर के ये क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस का मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन अब करेगा, ध्यान देना, अब विभाजन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करता है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे अब क्या करेगा, ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, मियोसिस करेगा। मियोसिस यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन कहा कर रहे होते हैं। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इस तरीके से एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होती है, इस तरीके से आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगी बन जाएंगी, सिंपल से क्या बन जाएंगी आपकी, इस तरीके से बन जाएंगी आपकी सेकेंडरी, है ना, समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपकी क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगी, बन जाएंगी। लिख लेना क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब होता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, लिख लेना, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनता है। अब यही द्वितीयक शुक्रजन कोशिका आगे चलकर किसमें बदलता है, ध्यान से देखना, यही द्वितीयक शुक्रजन कोशिका आगे चल करके तब्दील हो जाता है किसमें, शुक्राणु में। इस तरीके से किसमें बदल जाता है, शुक्राणु में बदल जाता है, ऐसे, हाँ या ना, क्या बन जाता है, शुक्राणु। समझ पा रहे हो, शुक्राणु बदलने से पहले एक प्रक्रिया और होती है, जो सेकेंडरी आपका स्पर्मेटोसाइट होता है, ये पहले बदलता है किसमें, स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड से किस बदल जाता है, शुक्राणु में, यानी कि स्पर्म में बदल जाता है। इस तरीके से स्पर्म राजा बन के तैयार हो जाते हैं, समझ पा रहे, स्पर्म बन के तैयार हो गया एकदम बढ़िया से।
तैयार है, फर्टिलाइजेशन के लिए जाने वाला है। तो इसी सारी जो प्रक्रिया है, यही सारी जो प्रोसेस है, इसको हम बोला जाता है शुक्राणु जनन। फिर सोचो शुक्राणु जनन हो कहाँ रहा है भाई? शुक्राणु जनन यहाँ हो रहा है, किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सारी कहानी चल रही है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब शुक्राणु बन जाएगा तो आगे चल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे की तरफ आ जाएगा। कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? रेटी टेस्टिस से होते हुए इस तरीके से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से बहुत सारा गुच्छा नली बना लेता है आगे चल करके। ये इसको हम कह देते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम एपिडिडाइमस कह रहे होते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं। अरे भाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एपिडिडाइमस। अब ये जो एपिडिडाइमस है, इसको अधिवृषण भी शायद हिंदी में कहते हैं। अब ये जो एपिडिडाइमस है, इसी में आके क्या होता है, शुक्राणु अधिक मात्रा में आके इकट्ठा हो जाते हैं। जो भी स्पर्म होते हैं इसी एपिडिडाइमस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे के अंदर, यानी कि जो बच्चा है वो 12 से 13 साल की उम्र में सपोज करो पहुंच गया। 12 से 13 साल के वर्ष में क्या हो गया, बच्चा जो है पहुंच गया। कोई बालक है 12 से 13 साल वर्ष का उम्र का हो गया। अब क्या होगा कि जो शुक्राणु बन के रेडी हो गया है, अब ये क्या होगा, आपके एपिडिडाइमस में आके यहीं पे, समझ पा रहे हो, रेस्ट करेगा। अब यहीं पे इकट्ठा हुआ रहेगा। अब होता क्या है कि बच्चा, उनको सेक्सुअल डिजायर आता है, या तो हो सकता है वो ड्यूरिंग मास्टरबेशन, या तो हो सकता है मतलब नाइट फॉल जिसको बोला जाता है, तो रात में। अब क्या होता है कि शुक्राणु यहाँ से होते हुए कहाँ होता है, यहाँ से होते हुए इस नली में चला जाता है। इस नली में, ये नली का नाम याद रखे रहना, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, है ना। इस नली को क्या कहा जाता है? वास डिफरेंशिया, है ना। अब ये वास डिफरेंशिया के रास्ते क्या होता है, इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है शरीर के, समझ पा रहे, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये बाहर निकल जाता है शरीर से। सिंपल सी प्रोसेस होती है। इसको कई लोग मास्टरबेशन के जरिए बहुत सारी चीजें, इस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, समझ पा रहे। इसको नाइट फॉल इसी को कह देते हैं, कभी कभी इसी को नाइट फॉल कहा जाता है। यानी कि जो आपका एपिडिडाइमस के अंदर बहुत सारा जो शुक्राणु है, बच्चा लोग इसमें बहुत सारा घबरा जाते हैं, कुछ लोग बहुत इसको गलत बहुत सारी चीजें मतलब इसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपका शुक्राणु बना होता है वो इकट्ठा होता है, वो आगे चल करके एपिडिडाइमस में, समझ पा रहे हैं, जिस क्या होता है ये यहीं से बाहर निकल जाता है। और बाहर किस रास्ते से निकल रहा है इसको जानना आपको जरूरी है, जिसको बोला जा रहा है वास डिफरेंशिया, यानी कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ, जिसको हम शुक्रवाहिनी बोल रहे हैं। अब इसी शुक्रवाहिनी के जरिए बाहर निकल जाएगा, सिंपल, जैसे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जैसे यूरिन निकल रहा है, वैसे ये भी निकल जा रहा है, समझ पा रहे हो, सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन यूरिन ज्यादा निकलता है, थोड़ी मात्रा में निकलता है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से शुक्राणु तो यहाँ से निकलता है ना, अब शुक्राणु तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन जो इसमें सेक्रेशन मिलाया जा रहा है, इनका सेक्रेशन, ध्यान देना, सेक्रेशन यानी कि जो सेक्रेशन मिलाया जा रहा है, जो श्रावण जिस पदार्थ का हो रहा है, जिसको हम सीमेन बोल रहे हैं, यहाँ से हो रहा है, इस ग्रंथियों से हो रहा है। थोड़ा सा हम ग्रंथियों को समझ लेते हैं, समझ पा लेते हैं इसको, ग्रंथियों को, और इसके नाम भी साथ के साथ हम एक एक करके लिखेंगे। समझ पा रहे हो ना भाई? कोई घबराने वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आप सोच रहे हैं कि हम आपको एकदम चीजों को डिटेल में पढ़ाएं, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ही ना बचे। समझ पा रहे हो? अगर लास्ट तक बने होगे तब आपको डाउट कोई नहीं बचेगा। देखो यहाँ पर क्या है, अभी हमने बताया कि ये जो आपका है, इसको हमने बता दिया, ये उत्सर्जी तंत्र का भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी हिंदी में कहते हैं, लिख लेना इसको। और यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है यूरेनरी ब्लैडर कहा जाता है, BLADDER, इसको कहा जाएगा यूरेनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय जिसको कहते हैं। समझ पा रहे हो ना भाई? देखो, और यहाँ पर जो फूला हुआ पार्ट यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ये ग्रंथि है ना भाई, ये ग्रंथि है, इसको बोला जाता है सेमिनल, ध्यान से देखना, सेमिनल, इसको सेमिनल वेसाइकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमिनल वेसाइकल कहा जाता है। इसके अलावा सेमिनल वेसाइकल के नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इस तरीके से है, इसको क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट? लिख लेना इसका नाम। इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि ये जो आपकी है प्रोस्टेट ग्रंथि है। समझ पा रहे हो?
उसके बाद नीचे की तरफ आपका जो देख पा रहे हो इसको बोला जाता है कॉर्पस ग्लैंड, यानी कि जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हम कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं, और इसको क्या कहा जाते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि इसके क्या इतने नाम है? इसके दो नाम है, याद रखे रहना ना भाई। देखो इसके अलावा आगे की तरफ यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर, इसका दी पेनिस, इसको क्या कहा जाता है? इसको पेनिस कहा जाता है, हिंदी में इसको शीश्न कहा जाता है। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाहर की तरफ यहाँ पर जो होता है इसको बोला जाता है प्रीप्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हाँ है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्रीप्यूज कहा जाता है, यानी इसी को कहा जाता है फोर स्किन ना भाई, जो कुआरी फोर स्किन कहा जाता है ना भाई। एज मुस्लिम धर्मा कट दी फोर स्किन, मुस्लिम धर्म में जो कि इसको काट देते हैं ना भाई, फोर स्किन को जानते रहना बच्चों में, इसे काट दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहा जाता है यूरेथ्रल मेनाइटस। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रल मेनाइटस कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लो, नाम तो जरूरी है, नामकरण आप जानते रहेंगे। हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर किसमें खुला? एपिडिडाइमस में। फिर एपिडिडाइमस किसमें खुला? वास डिफरेंशिया। एपिडिडाइमस को हम हिंदी में बोल रहे हैं अधिपृष्ठ ना भाई, वास डिफरेंशिया को बोला जा रहा है शुक्रवाहिनी। अब वो शुक्रवाहिनी किसमें खुलती है? आपकी ग्लैंड्स के जरिए ओपन हो रही है, यानी कि ब्लैडर में कुल मिला के जा रही है और ब्लैडर से ग्लैंड में ओपन हो रही है, जिसकी सहायता से, यानी कि इसका नाम है आपका सेमिनल वेसाइकल। अब सेमिनल वेसाइकल आगे चल करके किसमें खुल रहा है ना भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए फिर पेनिस में खुल जा रहा है। उसी से बगल क्या लगा है आपका? नीचे की तरफ कॉर्पस ग्लैंड भी लगा है, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल रहे होते हैं। फिर आगे चल करके वो चीजें किसमें ओपन हुई है? पेनिस यानी कि शीश में। और शीश में बाहर की तरफ यानी कि हमने बताया स्किन होता है, जिसका नाम फोर स्किन है, यानी कि जिसको प्रीप्यूज कहा जाता है। एज मुस्लिम धर्म में उसको काट देते हैं, समझ पा रहे हो? ऊपर की तरफ जो चमड़ा होता है उसको कट करके बाहर कर देते हैं। इसके अलावा जो ओपनिंग है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं, जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहा जाता है, यानी कि यूरेथ्रल मेनाइटस जिसको कहा जाता है, याद रखना। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज समझ लेना, मेल में क्या होता है भाई, ध्यान से समझ लो। जो नर में क्या होता है, यानी कि मेल में क्या होता है? शुक्राणु भी और इसके बाद यूरिन भी, ध्यान देना। यानी कि एक ही रास्ता आप देख पा रहे हैं, यानी कि एक ही रास्ते के जरिए, एक ही रास्ते के माध्यम से शुक्राणु भी बाहर निकलता है और यूरिन भी बाहर निकलता है, यानी कि मूत्र और शुक्राणु एक ही रास्ते से होके निकलते हैं बाहर। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक ही रास्ता प्रेजेंट है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल में अगर मादा में बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे अपना अपना रास्ता अलग है। देयर आर द सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन समझ पा रहे हो, वहां पे मेंसेस के लिए अलग ओपनिंग है। इसके अलावा बात करें तो आपकी यूरिन के लिए अलग ओपनिंग देख लेते हैं, वहाँ पे दो ओपनिंग वहाँ पे अलग है। यूरेथ्रल ओपनिंग जिसको कहा जाता है, उसको वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है। अभी उसको भी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीजें को देख पाएंगे अच्छे से डिटेल में। तो मेल में फीमेल में थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा कंपेयर है। मेल में क्या है, रास्ता एक ही है, शुक्राणु भी निकलने का और यूरिन भी निकलने का। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में समझ पा रहे हैं, मेंसेस के लिए अलग है, उसके बाद आपके यूरिन के लिए अलग रास्ता है। समझ रहे हो ना भाई? देखो अभी हमने क्या बताया आपको कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ध्यान से देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जब उसको हमने काटा था तो उसमें हम कहानी किसके ऊपर बात कर रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर। यानी कि जो आपका स्पर्मेटोगोनिया था यही आगे चल करके डिवाइड कर रहा था, समसूत्री विभाजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था, यानी कि प्राथमिक शुक्रजन को इसका बनाया था। और प्राथमिक शुक्रजन को इसका आगे चल करके समझ पा रहा है मियोसिस किया था, जिससे आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था, यानी द्वितीयक अंडजन को इसका बना था। फिर द्वितीयक अंडजन को इसका, सॉरी द्वितीयक शुक्रजन को इसका, बार बार अंडजन को इसका याद आ रहा है, द्वितीयक शुक्रजन को इसका, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर आगे चल करके क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल करके इसमें बदला था आपका
स्पर्मेटिड में बदल गया था। स्पर्मेटिड फिर आगे चल करके समझ पा रहे हैं वो किस में बदला था, आपका स्पर्मेटोजोआ में, यानी शुक्राणु बदला था। यानी कि ये जो सारी प्रोसेस थी, जो सारी प्रक्रियाएं थी, इसको हम शुक्राणु जनन बोल रहे थे। अब ये शुक्राणु बनने के बाद यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जब बन जाता है शुक्राणु, बनने के बाद क्या होता है, आगे चल करके एक समझ पा रहे हो बहुत सारा गुच्छे के जैसा नली आगे चल करके गुच्छा बना लेता है। उस गुच्छे को हमने बोला था एपिडिडाइमस, और इसी एपिडिडाइमस में इकट्ठा हो जाता है। तो बाहर निकलता है तो यहाँ से होते हुए समझ पा रहे हो वास डिफरेंस से होते हुए आगे आ जाता है ना भाई। अब यहाँ पे तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन मिलता है ना भाई। और कौन से ग्लैंड का सेक्रेशन मिलता है, यहाँ पे देख लेना, सेमिनल वेसिकल का मिलता है। हमने पहले चर्चा की थी, बताया था इनकी के बारे में ना भाई। तो जो आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और जिसको कॉर्पस ग्लैंड बोल रहे हैं, ये तीनों ग्रंथि क्या करती हैं, मिल करके सेक्रेशन किसका करती हैं, ये तीनों ग्रंथि मिल करके सीमेन प्लाज्मा का सेक्रेशन करती हैं भाई, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में वीर्य कहा जाता है। यानी कि जो सीमेन का सेक्रेशन करती हैं, ये होता है क्या, एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है जो कि व्हाइटिश कलर से होता है। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि स्पर्म को एक माध्यम प्रदान करता है गति के लिए। स्पर्म, ताकि समझ पा रहे हो आगे, इतना लंबा रास्ता जो स्पर्म तय करता है, तुमको पता होना चाहिए, इतना लंबा रास्ता तय करता है स्पर्म, इसको गति के लिए इसको मीडियम की जरूरत है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम उसको किसमें मिलता है, सीमेन में मिलता है। यानी वो तैरता है उसी सीमेन में, समझ पा रहे हो, जिससे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होकर आगे के पूरे सफर को तय कर पाता है। सोचो शुक्राणु कितना लंबा सफर तय करता होगा। मतलब कि कहते भी हैं, अगर आपको जिंदगी में मतलब कि कुछ सीखना है तो शुक्राणु से भी आप सीख अच्छा ले सकते हैं भाई। शुक्राणु की सीख लेने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि शुक्राणु सोचो कितना लंबा रास्ता तय करता है अपनी लाइफ में, कितनी लंबी जर्नी तय करता है। यानी कि अगर आप देखें तो रेटी टेस्टिस, यानी कि रेटी टेस्टिस होते हुए समझ पा रहे हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बताया भी, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चल करके रेटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया से होते हुए, फिर वास डिफरेंशिया, वो सॉरी एपिडिडाइमस, फिर एपिडिडाइमस होती है वास डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंशिया से होते हुए आपका यूनिब्लैडर से, फिर सेमिनल वेसिकल ना, ऐसे होते हुए आपका तब जाके पेनिस से फिर जा करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और ना जाने कितने शुक्राणु फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मर जाते हैं। सोचो कितने शुक्राणु मर जाते हैं उनके रास्ते में। फिर आगे चल करके फिर कुछ शुक्राणु जो होते हैं, समझ पा रहे हो, वेजाइना के माध्यम से होते हुए जाते हैं अंडाणु के पास, तब जाकर कहीं निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के सोचो हम लोग तब जाकर के बने होंगे। सोचो मतलब कि करोड़ों की संख्या में अगर देखा जाए तो एक बार की इजोकुलेशन में लगभग कई करोड़ स्पर्म निकलते हैं। समझो करोड़ की संख्या में बात करें शुक्राणु निकलते हैं। तो भाई अगर करोड़ों की संख्या में शुक्राणु जो निकलता है, तो सोचो ऐसा क्या होता होगा कि वहां पर एक ही शुक्राणु निषेचन करता है। आगे हम उसको वहां पर पढ़ेंगे। तो जो कितनी मतलब कि देखा जाए तो कितनी ज्यादा डायनेमिक फेनोमेना, कितनी ज्यादा स्पेसिफिक अपने आप कितना विशिष्ट होता होगा ये चीज, कितना समझ पा रहे हो ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत बिल्कुल आप मजे से इसको समझ लीजिए, और आगे चल करके आपको चीजें काम आएंगी, पेपर में भी आता है ना भाई। पेपर में आने का मतलब इसका फिगर बनाने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी ना भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमें नहीं लगता आपको होगी। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा समझ लेना, क्या समझना है कि जो टेस्टिस होता है, यानी कि जिसको कहते हैं वृषण हिंदी में, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना। यानी कि यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ चीजें बता दें। यानी कि जो टेस्टिस है, थोड़ा सा हम मार्कर चेंज करके चल नहीं रहा है, थोड़ा सा हम लिखते हैं इसके बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। यानी जो आपका टेस्टिस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो टेस्टिस की अगर हम बात करें, यानी कि जिसको हिंदी में वृषण कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम कहानी समझे तो ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड होता है। ध्यान से सुन लो, किसमें लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक थैली जैसी संरचना होती है, उसके अंदर आपका क्या होता है, टेस्टिस होता है। कुछ इस तरीके से होते हैं दो टेस्टिस, समझ पा रहे हो, इस तरीके से, एक राइट तरफ एक लेफ्ट की तरफ, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से दो टेस्टिस होते हैं, और इसी ये थैली में होते हैं, और आगे चल करके ये पूरा इस तरीके से
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रहा होता है आयन, ब्लैडर में इस तरीके से पेनिस वगैरह। मतलब कि जो आपका टेस्टिस है ये कहाँ पर है, आपको इसको समझ लेना है। एक थैली में क्या है, मतलब बाहर, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, इसको जानते रहना, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। और इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि आखिर ये बाहर क्यों प्रेजेंट है। और उस थैली का नाम क्या है जान लो पहले तो। इस थैली का नाम होता है स्क्राटम होता है। क्या नाम होता है इसका, स्क्राटम। स्क्रूटम यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है वृषण कोश। क्या कहा जाता है इसको, हम वृषण कोश कहते हैं। हाँ, वृषण कोश कहा जाता है। यानी कि वृषण कोश के अंदर क्या होगा, आपका वृषण होगा, यानी कि टेस्टिस होगा, जिसको बोला जा रहा है वृषण कोश हिंदी में, यानी कि इसको स्क्राटम बोला जा रहा है इंग्लिश में। यानी कि आखिर क्यों बाहर प्रेजेंट है, आखिर ये क्यों बाहर प्रेजेंट होता है, शरीर के बाहर क्यों आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल में। तो इसका उत्तर जानेंगे। पहली बात तो आखिर क्या कारण है भाई, क्योंकि यह शरीर के बाहर इस वजह से उपस्थित होता है, इस वजह से प्रेजेंट होता है क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए आपके शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखना, क्योंकि भाई शुक्राणु बनने के लिए आपके शरीर से कम ताप, मतलब कम कितना, जैसे आपका शरीर का जो टेम्परेचर है आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस से कम, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम ताप की आवश्यकता होती है। क्यों कम ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी ताप पर क्या होगा, शुक्राणु आगे चल करके बन रहा होगा, शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, शुक्राणु जो बनने की प्रक्रिया होती है, वहां पर टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो बॉडी से इसी कारण क्या होता है, वृषण बाहर होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो ना भाई। अभी हमने क्या बताया भाई, इस वजह से बाहर प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें लगभग 2 से बात करें 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर क्या होता है, कम आवश्यकता होती है। यानी कि टेम्परेचर मुझ पर थोड़ा डाउन चाहिए होता है, किसके लिए, शुक्राणु बनने के लिए, यानी कि स्पर्म के निर्माण के लिए, शुक्राणु बनने के लिए, समझ रहे हो ना भाई, कम ताप चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है। उत्तर समझ में आया भाई, बिल्कुल नहीं घबराना, को जानते रहना। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और स्टॉप पॉइंट जानना चाहो जान लो। ये यहाँ से इस तरीके से मसल से बंधा भी होता है, और यहाँ जो मांसपेशियां पाया जाता है इसका नाम है डाउटोस मसल्स नाम है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, इसको क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डाउटोस मसल्स, यानी डाउटोस मांसपेशियां जो होती है उसी से प्रेजेंट होती है, उसमें बंधी होती है। और कभी कभी इसमें जब चोट वगैरह लग जाती है, फुटबॉल वगैरह खेलते समय, गेंद खेलते समय, समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा पेन होता है। क्योंकि क्यों भाई, ऐसा लगता है कि मतलब जान ही निकल जाती है कभी कभी, मतलब जब चोट लगती है। आप इसका उत्तर जानेंगे क्यों ऐसा होता है, को पता होगा, पता है भाई क्यों होता है ऐसा, को पता होना चाहिए। क्योंकि भाई जो हमारे नर्व्स की सप्लाई, हमारे टेस्टिस के पास बहुत सारी नर्व की सप्लाई होती है, इसका जान लो मतलब। आखिर क्यों भाई गेंद का खेलते समय जब भी इसमें चोट लगती है तो ऐसा लगता है कि, समझ पा रहे हो, कभी कभी तो आँख पर एकदम धुंधला छा जाता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता, आँख पर अंधेरा टाइप का दिखाई, मतलब सोचो इतना ज्यादा पेन होता होगा इसमें, मतलब चोट वगैरह लगने से। और क्या होता है कि क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे बहुत सारी नर्व की सप्लाई होती है। सोचो कितनी सारी नर्व की सप्लाई होती है, और कहाँ गई होती है, तुम्हारे ब्रेन के पास, जिसकी वजह से जब चोट लगती है तो एकाएक चोट लगने के बाद जो सूचना होती है ये ब्रेन के पास पहुंचती है। और एकाएक जब सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचता है तो जितना भी, समझ पा रहे, पेन का सिग्नल होता है, तुरंत ब्रेन को पता चलता है, जिसकी वजह से वह अवस्था एकदम विग्रस अवस्था होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। सोचो अगर ना, अगर वो पेन, सोचो कि अगर ज्यादा तेज अगर चोट लग गई है तो ज्यादा पेन होगा, तो वहां पर समझ पा रहे, जान भी जा सकती है। सोचो कितना खतरा हो सकता है। कभी कभी इसमें चोट लगने से हाइड्रोसील भी हो जाता है, आपको पता है इसमें पानी भर जाता है ना भाई। इसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 डक्ट होती है, 3 नली होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना नहीं है। अगर आप इसको जानने में इच्छुक हो तो कमेंट कर देना, इसके बारे में हम बता भी देंगे ना भाई। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें समझ लेना शुक्राणु जनन क्या है, हमने इसमें बात किया अच्छे से।
शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हमने बताया शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ फिर से देख लो। हमने बताया कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने क्या किया, समझ पा रहे हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना के हमने समझा कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारी नलियां पाई जा रही हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वहां से एक नली से कुछ धागे की तरह खींच करके निकाल करके उसका हमने अनुप्रस्थ काट के देखा तो उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी जिसको हमने नाम दिया, समझ पा रहे हैं, सर्टोलाई सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, उसके बाद लीडिंग सेल। जो आपकी सर्टोलाई सेल थी वो खाना दे रही थी, लीडिंग सेल थी हार्मोन निकाल रही थी, कौन सा, मेल हार्मोन यानी कि जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देन जो स्पर्मेटोगोनिया सेल थी वो क्या हो रही थी, आगे चल करके उसी से क्या हो रहा था, शुक्राणु वही तब्दील हो रहा था, मतलब वो खाना खा करके शुक्राणु में तब्दील हो रहा था। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल थी फिर मतलब समसूत्री भाजन कर रही थी, समसूत्री भाजन करके क्या बना रहे थे, समझ पा रहे हैं, क्या बना रही थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें बदला था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें बदला था, किसने बदला था भाई, स्पर्मेटिड में बदला था। फिर स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्मेटोजोआ में बदला था। ये जो सारी प्रक्रिया है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटोजोआ बनने तक की जो प्रोसेस है यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता था शुक्राणु जनन, इसी को हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने इसको काफी अच्छे समझा। फिर आगे हमने ये देखा कि किस तरीके से शुक्राणु बन करके कहाँ कहाँ गया, एपिडर्मिस से होते हुए किस तरीके से वास डिफरेंशिया से होते हुए वेसिकल से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड से, फिर कार्पस ग्लैंड से होते हुए पेनिस के द्वारा बाहर भी निकल गया। हाँ या ना, समझ पाए। हमने पेनिस के पार्ट को भी समझा इस तरीके से, समझ पा रहे हो, यूरोथ्रोमेनाइटिस को देखा। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज माय डियर स्टूडेंट।